current element on the appearing straight conducting wire, we can see at a radius, at a distance r from the current element at a specific point P, due to its instantaneous position theta, magnetic field strength dB is going into the plane. अच्छा, अगर मैं यहाँ एक और करंट एलिमेंट लूं, फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेक वन करंट एलिमेंट हेयर, ठीक है, ये एक करंट एलिमेंट लूं, अगर मेरे को मन किया मैं यहाँ तो पूरा, अगर मैं पूरा कंडक्टिंग वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहूंगा तो मेरे को सभी करंट एलिमेंट के लिए मैग्नेटिक फील्ड निकालना पड़ेगा ना, हाँ या ना? तो इस करंट एलिमेंट के लिए जब कैलकुलेट करूंगा तो इसका आर ये होगा, इसके लिए आर ये होगा, हाँ या ना? बोलो। अच्छा, थीटा का पोजीशन कैसे होगा? ये थीटा ये था, तो इस एलिमेंट के लिए थीटा ये होगा, इस एलिमेंट के लिए थीटा ये होगा, हाँ या ना? क्योंकि थीटा का डायरेक्शन हमेशा करंट एलिमेंट टू रेडियस वेक्टर है ना, तो करंट एलिमेंट टू रेडियस वेक्टर ये होगा। तो देखो, सभी पोजीशन ऑफ करंट एलिमेंट के लिए आई कैन सी द आर इज वेरिंग एज वेल एज थीटा इज ऑल्सो वेरिंग, एंड हेंस मैग्नीट्यूड ऑफ डीबी डिफरेंट होगा अगेंस्ट डिफरेंट एलिमेंट, लेकिन डायरेक्शन ऑफ ऑल डीबी ड्यू टू ऑल करंट एलिमेंट विल बी सेम इन डायरेक्शन। सबका क्लॉकवाइज है ना, सबका क्लॉकवाइज ऑर्डर है करंट एलिमेंट टू रेडियस वेक्टर, तो सबके लिए डीबी किधर होगा? इनवर्ड। तो सबसे पहले इसका मतलब अगर मेरे को पूरा कंडक्टिंग वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड निकालना पड़े, एक एलिमेंट के लिए जो निकालते हैं वो बायट-सेवर्ट्स लॉ का फॉर्मेट है, ठीक है। बायट-सेवर्ट्स लॉ मेरे को एक एलिमेंट का रिजल्ट को बताता है, बायट-सेवर्ट्स लॉ टोटल का नहीं बताता है। आर यू गेटिंग मी और नॉट? बायट-सेवर्ट्स लॉ हमको मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बताता है एट अ स्पेसिफिक पॉइंट ड्यू टू अ स्पेसिफिक एलिमेंट, ड्यू टू एनी एलिमेंट, नॉट स्पेसिफिक एलिमेंट, ड्यू टू एनी एलिमेंट। तो हम हर एक एलिमेंट के लिए बायट-सेवर्ट्स लॉ लगा सकते हैं, लेकिन पूरा वायर के लिए तो बायट-सेवर्ट्स नहीं लगा सकते। तो अब सवाल है कि पूरा वायर के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड निकलेगा एज पर बायट-सेवर्ट्स लॉ प्रिंसिपल, पूरा वायर में अगर 100 एलिमेंट्स है तो आई कैन कैलकुलेट 100 वैल्यूज ऑफ डीबी, हाँ या ना? अगर मैं 100 डिफरेंट वैल्यूज ऑफ डीबी अगर कैलकुलेट करता हूं और बीइंग दे आर ऑल वेक्टर्स, सबका डायरेक्शन सेम इन ऑर्डर होगा, सब इनवर्ट होगा, तो अब मैं क्या कर सकता हूं, 100 यूनि डायरेक्शनल वेक्टर्स को मैथमेटिकली ऐड कर सकता हूं, एंड दैट एडेड रिजल्ट विल बी द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द एंटायर वायर एट दिस पॉइंट, हाँ या ना? तो ये तो 100 एलिमेंट का बात मैं आर्गुमेंट को समझने के लिए कह रहा हूं। वी डू नॉट नो एग्जैक्टली हाउ मेनी एलिमेंट्स कैन बी पॉसिबल इवन इफ इट इज टेकन अ फाइनाइट वायर। अगर ये फाइनाइट वायर लेते हैं पूरा वायर को, तब भी नहीं जानते कि कितना एलिमेंट उसमें पॉसिबल है, और अगर मैं टोटल वायर को इन्फिनाइट ले लिया तब तो फिर और बात ही खत्म कि कितना एलिमेंट होगा। समझ में आया कि नहीं? तो अगर मैं एक भी एलिमेंट, एक एंड से दूसरा एंड तक एक भी एलिमेंट को स्किप ना करूं, तो इसका मतलब हर एक एलिमेंट इंक्लूडेड है इन द टोटल कैलकुलेशन, तो इट विल फॉर्म अ कंटिन्यूअस फंक्शन। तो तब हम कहेंगे कि टू गेट द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द फाइनाइट वायर, फाइनाइटली लॉन्ग वायर, वी कैन एड अप ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ डीवी। लिखो इस बात को, to get the net magnetic field, to get the net magnetic field of the finitely long conductor, to get the net magnetic field of the finitely long conductor, we can add all possible values of dB, we can add all possible values of dB against all possible current elements
all possible current elements in the conductor since all dB values are same in direction. Since all dB values are same in direction. ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि टोटल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइटली लॉन्ग वायर, ये तो एक एलिमेंट वायर का मैग्नेटिक फील्ड वैल्यू या एक्सप्रेशन हुआ जिससे मैं इवेल्युएट कर सकता हूं। है तो अब है कि B that is magnitude of net magnetic field, magnitude of net magnetic field due to the finitely long conductor, तो उसको सभी डीबी का एडिशन कह रहे हैं ना थ्योरेटिकली। तो चूंकि ऑल डीबी मीन्स अगेंस्ट ऑल कंटिन्यूअस फंक्शन, तो ऑल कंटिन्यूअस फंक्शन का सेम इन डायरेक्शन होने पे उसका मैथमेटिकल एडिशन इज द रिजल्ट ऑफ इंटीग्रेशन। यानी कि हम एक जनरल फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे तो मेरे को टोटल रिजल्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगा, हाँ या ना। अब देखो डीबी को इंटीग्रेट करेंगे तो यहां एक झमेला है। कैन यू टेल मी व्हाट इज द झमेला इन इंटीग्रेटिंग दिस डीबी फंक्शन? ये जो म्यू नॉट बाई 4 पाई आइडियल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर है, इसको डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं कर सकते, हालांकि करना यही है मेरे को कि इस डीबी एक्सप्रेशन को ही, कारण कॉन्सेप्ट यही कह रहा है कि ऑल डीबीज आर सेम इन डायरेक्शन, ऑल डीबी एक्सप्रेशंस आर सेम इन डायरेक्शन, तो सभी डीबी को इंटीग्रेट करेंगे, है ना, जनरल फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे तो मेरे को टोटल मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा। ये तो फिजिक्स कह रहा है, फिजिक्स का। लेकिन जब आते हैं मैथमेटिक्स विच इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स, तो मैथ्स वहां फिलहाल रेड सिग्नल, रेड फ्लैग होस्ट कर दिया, बोला कि रुको इसको तुरंत इंटीग्रेट नहीं कर सकते हो। तो अब सवाल है क्यों नहीं कर सकते हैं? देखें तुम्हारा सोच क्या जा रहा है इस फंक्शन के बारे में, क्यों नहीं इसको इस स्टेप को इंटीग्रेट कर सकते हैं? कैन यू टेल मी? अभी तो हर्ष बोल सकते हो, अभी तो हम लोग इनफैक्ट उधर इंटीग्रेशन ही कर रहे हैं। বলো কি বলছো? কেন থিটাটার জন্য? কি থিটাটা কি অসুবিধা করছে? বুঝলাম না, আবার বলো। হ্যাঁ অবশ্যই চেঞ্জ হচ্ছে, হ্যাঁ এই কি ফাংশন মানেই তো, ফাংশন কনস্ট্যান্ট কি করবে? ফাংশন মানেই তো তার একটা সে ভ্যারি করছে, নাহলে কনস্ট্যান্ট হলে তো আমরা যদি সিম্পল যেমন 2 একটা নাম্বার, সে যদি সেম নাম্বার রিপিট করে 1 crore টাইম, তাহলে তাকে তার টোটাল সাম করলে কি করব? 1 crore into 2 করে দেবো। সমস্যা তো তাকে যে ভ্যারি করে তাকে অ্যাড করা তো সমস্যা, কনস্ট্যান্ট টার্মকে অ্যাড করতে তো সমস্যা নেই। ইফ সেম কনস্ট্যান্ট নাম্বার, হ্যাঁ ওটা তো ঠিক আছে, কনস্ট্যান্টটাকে বাইরে করে দেবে না, ধরতে পারলে না। ম্যাথমেটিক্যাল ট্রিক দেখো, দেখো ম্যাথস একটু হলেও পড়েছো তো 11-12 সিলেবাসে। আচ্ছা ম্যাথস পড়তে গিয়ে বইয়ে কি দেখেছো? বইয়ে দেখেছো ইন্টিগ্রেশন করছো x⁴n dx, বইয়ে দেখেছো সাইন থিটা ডি থিটা, এই দেখেছো তো? দুটো জিনিস ডিসকাস করলাম। সো ওয়েন your function is based on a trigonometric term theta, so you must have the d theta
कंटिन्यूअस जब कह रहे हैं तो कंटिन्यूटी का मतलब क्या है? अगर मैं बोलूं ऐसे कि मैं कंटिन्यू चल रहा हूं, ऐसे करके जंप कर गया, तो कहां कंटिन्यूअस हुआ भाई? बीच में तो कुछ छोड़ दिया मैं। कंटिन्यू का मतलब क्या है कि मेरा एग्जिस्टेंस एक को भी ना छोड़े, मतलब पूरा लेंथ में एक पॉइंट भी हमसे अनटच्ड नहीं रहना चाहिए। समझ में आया कि नहीं? तो जब तुम कोई चीज को कंटिन्यू कहते हो कि आई एम मूविंग कंटिन्यूअसली, मतलब आई एम नॉट लिविंग अ सिंगल पॉइंट अनटच्ड। तो भाई तुम जब एक भी पॉइंट को अनटच्ड रखते हुए एक लाइन पे चलोगे तो तुम्हारा ध्यान क्या होगा कि शिफ्टिंग जो हो इतना क्लोज हो कि एक भी एक्स छूटे ना। तो एक फंक्शन का कंटिन्यूअस चेंज होने का मतलब है कि उसका जो प्राइमरी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसको बहुत छोटा वैल्यू से चेंज करते रहो लगातार। अगर वो थीटा है तो उसको इमीडिएट चेंज नहीं करो, एक वैल्यू से दूसरा वैल्यू जाने के लिए गैप मत क्रिएट करो, उसको कंटिन्यू डी थीटा से चेंज करते रहो। अगर तुम किसी फंक्शन अलजेब्रिक पैरामीटर पर वेरिएबल है, एक्स पर वेरिएबल है, तो एक्स को भी छोटा छोटा एक्स में चेंज करो डीएक्स के थ्रू। समझ रहे हो? यानी कि किसी भी फंक्शन का इंटीग्रेशन करते वक्त ध्यान रहना चाहिए कि जो हमारा इंडिपेंडेंट प्राइमरी वेरिएबल है उसका एलिमेंट उसके साथ प्रोडक्ट फॉर्म में अवेलेबल होना चाहिए। पहला पॉइंट, अगर तुम थीटा को वेरिएबल बनाते हो तो फंक्शन में डी थीटा का होना जरूरी है। तो यहां डी थीटा है नहीं, यानी कि तुम थीटा को प्राइमरी वेरिएबल नहीं बना सकते हो। फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड है कि ये फंक्शन यूनिक नहीं है। क्यों यूनिक स्टेप में नहीं है? क्योंकि ये एट ए टाइम दो वेरिएबल को कैरी कर रहा है। इवन तुम कहोगे कि सर तो दो वेरिएबल पर क्या u इंटू वी नहीं कर सकते? नहीं, u इंटू वी जहां करते भी हैं बाई पार्ट्स, वहां u भी एक जिस टर्म पे डिपेंड करता है v भी उसी पे डिपेंड करता है। ऐसा नहीं है कि जैसे हम इंटीग्रेट करते हैं साइन थीटा इंटू टेन टू थीटा, तो कहते हैं कि ये भाई बाई पार्ट्स है, एक u है दूसरा v है, तो ठीक है, लेकिन दोनों तो अल्टीमेटली एक ही पैरामीटर पर डिपेंडेंट है ना। समझ रहे हो कि नहीं? दो अलग अलग पैरामीटर पर तो एक फंक्शन नहीं डिपेंड कर सकता, तो वो डिमेरिट है। कारण है कि ज्योमेट्री सजेस्ट कर रहा है कि जैसे एलिमेंट टू एलिमेंट शिफ्ट करेंगे इट इज थीटा एज वेल एज आर, दोनों चेंज हो रहा है, हाँ या ना? तो इसीलिए पहले इसको, ये अब इंटीग्रेट होने लायक ही नहीं है, तो पहले इसको लायक बनाना पड़ेगा। नहीं कहते हम लोग, कोई आता है सर हमको आईआईटी का तैयारी करना है, तो मैं सबसे पहले पूछता हूं कि थोड़ा पास्ट बताओ, क्या क्या पढ़े हो, क्या कौन सा किताब पढ़ते हो। अब ऐसा भी लड़का मिलता है कि उसको आईआईटी पढ़ना है, उसको पता ही नहीं है कि लेवल ऑफ आईआईटी क्या है, उसको किताब पूछने से उसका समझ में आ जाता है कि वो आईआईटी का कितना समझता है। समझ रहे हो कि नहीं? तो लायक पहले बनाना है। तो हम लोग जैसे स्टूडेंट को पहले लायक बनाते हैं, फिर उसको जर्नी में सोचते हैं कि हाँ इससे अब आईआईटी के लिए इसको आईआईटी के ट्रैक में इसको डाला जा सकता है। तो उसी तरह पहले इसको लायक बनाओ। तो म्यू नॉट बाई 4 पाई, ये कांस्टेंट टर्म बाहर रखो, इसको इंटीग्रेशन आइडियल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर, इसको लायक बनाना है। लायक मतलब इसको मैथमेटिकली रीअरेंज करना है ताकि ये फंक्शन का बेसिक स्ट्रक्चर को, बेसिक डिसिप्लिन को फॉलो करने के लायक बने। तो देखो वो लायक कैसे बनाएंगे इसको पहले। तो ये रहा था हमारा ज्योमेट्री, इधर था एलिमेंट, समझ में आ रहा है कि नहीं? इधर था एलिमेंट डीएल, ये था हमारा आर, ये था वो पॉइंट पी, ये था थीटा। तो अब देखो अलग अलग एलिमेंट के लिए आर का लेंथ वेरी कर रहा है कि नहीं, लेकिन एक चीज वेरी नहीं कर रहा है ज्योमेट्री में, और वो है कंडक्टर का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम पी। ये तो ज्योमेट्रिकल मेजरमेंट है ना, ये तो बायोट-सेवर्ट्स लॉ से इस लेंथ का कोई मतलब है? बायोट-सेवर्ट्स लॉ का डिसिप्लिन जिस टर्म पे डिपेंड करता है उससे इस टर्म का, इस लेंथ का कोई मतलब नहीं है। तो हम इस लेंथ को a मान लेते हैं। समझे कि नहीं समझे? अब देखो ये जो dl लेंथ है, इसको अगर हम एक रेफरेंस पॉइंट o मान लें तो उससे यहां तक का डिस्टेंस को मैं अगर इसको 0 0 रेफरेंस लाइन मान लूं
तो मैं इसको माइनस एल मान लिया, मान लो ये 0 0 से ऊपर प्लस एल, नीचे माइनस एल, ऐसा सोचा एक, ठीक है कि नहीं। अब ये जो एलिमेंट है, एलिमेंट शॉर्टेस्ट पॉइंट ओ से रेफरेंस पॉइंट, कारण हम जब भी किसी काउंटिंग में जाएंगे, काउंटिंग करना है, इसमें 100 है, 200 है, 2000 है, 2 लाख है, 2 करोड़ है या और भी, तो काउंटिंग कहां से, स्केल ऑफ मेजरमेंट कहां से शुरू हो रहा है, तो स्केल का हमेशा एक 0 पॉइंट होगा ना, तो इसीलिए हमने इसको रेफरेंस पॉइंट मान लिया। अब देखो ये हमको एक राइट एंगल ट्रायंगल का ज्योमेट्री दे रहा है, तो क्या इस ट्रायंगल से मैं एक फॉर्मूला लिख सकता हूं, ध्यान से देखना, साइन थीटा कैन इट बी रिटेन ए बाय आर, ठीक है। तो यहां मेरे को झमेला साइन थीटा और आर से था, तो मैं क्या कर सकता हूं, यहां से एक सोच ला सकता हूं कि भाई साइन थीटा डिवाइडेड बाई ए दैट कैन बी रिटेन 1 बाई आर, ऐसे कर सकता हूं। अगर ऐसा करता हूं तो ये जो एक्सप्रेशन हमारा था आइडियल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर, तो यहां से जो 1 बाई आर स्क्वायर है, ये 1 बाई आर स्क्वायर को मैं अकॉर्डिंग टू दिस मैथमेटिकल रिजल्ट मैं यहां से ये रिप्लेसमेंट कर सकता हूं, आइडियल साइन थीटा 1 बाई आर स्क्वायर को मैं फर्दर लिख सकता हूं साइन स्क्वायर थीटा बाई ए स्क्वायर, हाँ या ना, गॉट माई पॉइंट। तो अल्टीमेटली जो आइडियल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर था वो अब मैंने उसको आर हटा दिया उसमें से, ठीक है। अब ये सिंगल वेरिएबल थीटा पर आ गया, लेकिन काम मेरा खत्म नहीं हुआ। मैंने क्या कहा था यहां इस इंटीग्रेशन फॉर्मेट में कि अगर थीटा को एलिमेंट ऑफ वेरिएबल रखना है तो उसका एलिमेंट डी थीटा आना चाहिए, जबकि हमारे पास अभी भी जो है वो कौन है, डीएल। डीएल को रख के मेरे को फायदा नहीं है, डीएल रख सकते थे अगर पूरा फंक्शन में कोई एल होता या थीटा होता ही नहीं, ठीक है ना। तो अब देखो इसमें क्या करेंगे, अब यानी डीएल को हटा के डी थीटा का सोचना है। अब डीएल को हटा के डी थीटा लाना है, मतलब एल और थीटा में मैथमेटिकल रिलेशन चाहिए। तो एल और थीटा में मैथमेटिकल रिलेशन के लिए क्या कर सकते हैं, देखो टेन थीटा को लिख सकते हैं माइनस ऑफ ए बाई एल, ठीक है। तो यहां से अगर मैं ऐसा लिखूं कि एल बराबर माइनस ए कॉट थीटा, ठीक है, थीटा आ गया, तो अब मेरे को कोई दिक्कत नहीं है कि अब इसको डिफरेंशिएट कर दे, तो डीएल कैन बी रिटेन माइनस ए इंटू माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, हाँ या ना, है আইটা থাক না, আমার তো ডিএলটাকে আই থাকলে তো কোনো সমস্যা নেই, আমার তো ডিএলটাকে খালি সরানোর দরকার ছিল। तो डीएल कैन बी रिटेन ए कोसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो अब देखो ये जो फॉर्मेट था, जो डिस्टर्बिंग फॉर्मेट, आई डीएल मेरा क्या बना था, साइन क्यूब थीटा बाई ए स्क्वायर बन गया था ना। पहले ये वाला समझ में आया कि नहीं, यहां से ये ट्रांसफॉर्मेशन हुआ था। अब इसको फर्दर लिख सकते हैं आई बाई ए स्क्वायर इंटू साइन क्यूब थीटा, ठीक है, इंस्टेड ऑफ डीएल, डीएल को हटा के कैन आई राइट डाउन ए कोसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, हाँ या ना। इससे अब साइन क्यूब थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा, यानी कि साइन स्क्वायर और कोसेक स्क्वायर को मल्टीप्लाई करके उड़ा सकते हैं, 1 बना सकते हैं। साइन एंड कोसेक आर रेसिप्रोकल टर्म ट्रिगोनोमेट्रिकली, हाँ या ना, ट्रिगोनोमेट्रिकली रेसिप्रोकल टर्म है ना। तो यानी कि यहां से साइन स्क्वायर कोसेक स्क्वायर के साथ कटेगा, एक ए कटेगा, तो फाइनली ये क्या रहेगा, देखो आई बाई ए साइन थीटा डी थीटा, हाँ या ना। तो ये हो गया वो लायक फॉर्म, ठीक है, उसको लायक बना दिया किसके लिए, इंटीग्रेशन के लिए। सो नाउ वी हैव simplified ideal sin theta by r square which was supposed to be integrated
we have rearranged it to the form I by a sin theta d theta. This is carrying the uniqueness of the continuous function format which can be integrated. समझ में आया क्या नहीं आया बोलो? फाइन. तो अब इसका मतलब है जो मेरे को जो इंटीग्रेट करना था दैट इज b, जो कि इंटीग्रेशन ऑफ db था. देयरफॉर आई कैन राइट डाउन द नेट मैग्नेटिक फील्ड which was the integration of dB after this simplification mu naught by 4 pi तो constant था, बाहर था ही. Integration of ideal sin theta by r square has now become I by a into sin theta d theta. Clear? अब further मैं I by a को भी बाहर ला सकता हूँ and it can become mu naught I by 4 pi a. अब सिर्फ इंटीग्रेशन में रहा साइन थीटा डी थीटा. क्लियर? अब देखो, whenever we do the integration to get the magnetic field of a finitely long wire conductor, तो जब हम एक कंडक्टर को फाइनाइटली लॉन्ग कहते हैं, मतलब जो रिक्वायर्ड पॉइंट है यानी जहां मैग्नेटिक फील्ड इवैल्यूएट कर रहे हैं उस पॉइंट से देखा जाए तो दोनों एंड उसको दिखना चाहिए, है ना, तभी तो फाइनाइट है. तो अगर पॉइंट P से इस ज्योमेट्री पर आओ, पॉइंट P से इसका दोनों एंड अगर दिख रहा है, मान लो ये वो फाइनाइटली लॉन्ग कंडक्टर है, एक एंड A1 दूसरा एंड A2 है ना. तो अगर ये फाइनाइटली लॉन्ग है तो इसका दोनों एंड को जोड़ोगे, यानी कि सबसे पहला जो एलिमेंट होगा एट वन एंड A1 उसके लिए थीटा का जो लिमिट है वो एक लिमिट होगा θ1. ठीक है, कारण थीटा ही तो हमारा यूनिक वेरिएबल है ना इंटीग्रेशन में. और उसी कंडक्टर का दूसरा एंड में जो लास्ट एलिमेंट होगा, कारण एलिमेंट एक ही ऑर्डर पे जा रहे हैं, करंट थ्रू द एलिमेंट दिस वे, तो ध्यान से देखो इसका जो रेडियस वेक्टर होगा वो ये. तो थीटा का ऑर्डर हमेशा क्लॉकवाइज होना है, मतलब दिस शुड बी द अदर एक्सट्रीम वैल्यू ऑफ थीटा अगेंस्ट द एलिमेंट एट अदर एंड. समझ में आया? थीटा का ऑर्डर ऐसा नहीं कि इस एंड में लास्ट एंड को ज्वाइन किया तो ये अंदर वाला यहां अंदर, यहां भी अंदर वाला एंगल ले लिया, वो नहीं होगा, क्योंकि इधर एंगल अंदर वाला एंगल लोगे तो तुमको ऑर्डर चेंज हो जाएगा. यू कांट चेंज द ऑर्डर ऑफ थीटा इन डूइंग द इंटीग्रेशन फ्रॉम द फर्स्ट स्टेप टू लास्ट स्टेप. समझ में आया? तो जो दो एक लिमिट होगा थीटा का वो ये ज्योमेट्रिकली ये दो एंगल होगा, θ1 टू θ2. तो अब इसको इंटीग्रेट करेंगे विथ लिमिट एज आई हैव शोन इन द डायग्राम θ1 टू θ2. समझ में आया कि नहीं आया? इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा क्या होता है मेरे को बोलो? माइनस कॉस. तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा होगा माइनस कॉस थीटा विथ लोअर लिमिट θ1 अपर लिमिट θ2. इंटीग्रेशन में हम अगर लिमिट को इंटरचेंज कर दें किसी फंक्शन पे, ठीक है, तो हम उसका साइन को चेंज कर सकते हैं. तो आई कैन मेक माइनस कॉस थीटा इज प्लस कॉस थीटा बाई इंटरचेंजिंग द लिमिट. इसको बोलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन. ठीक है, ये फंक्शन का प्रॉपर्टी होता है. तो अब जो जनरल प्रोसेस करते हैं दैट इज अपर लिमिट वैल्यू माइनस लोअर लिमिट वैल्यू. तो म्यू नॉट आई बाई 4 पाई a cos θ1 माइनस cos θ2. ये होता है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ फाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर एट अ पॉइंट P वेयर द पॉइंट इज डिस्टेंट A. देखो A पर आया ना फंक्शन, A क्या था ज्योमेट्री में? उस पॉइंट का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ज्योमेट्रिकली जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो है, जो डिस्टेंस का बायोट-सेवर्ट्स लॉ के पैरामीटर से मतलब नहीं है, ये ज्योमेट्रिकल वैल्यू है. तो वो A पर डिपेंड करता है. करंट कैरिंग इन द वायर I cos θ1 माइनस cos θ2. θ1 और θ2 क्या होता है? θ1
एक एंड पे इंटीरियर एंगल है तो थीटा 2 दूसरे एंड पे एक्सटीरियर एंगल है, ठीक है। हाँ, अगर तुम थोड़ा मैथमेटिकल मैनिपुलेट करना चाहते हो और चाहते हो कि तुम याद रखो फॉर्मूला को दोनों एंड पर इंटीरियर एंगल, तो अब तुम फिजिक्स के हिसाब से डेरिवेशन वो होगा। अब मैथमेटिकल सिंप्लीफिकेशन कर सकते हो कि इस एंगल को तुम पाई माइनस थीटा 2 यानी कि थीटा 2 डैश कह सकते हो। अगर तुम्हारा एक्सटीरियर एंगल एट द अदर एंड थीटा 2 आया जो कि इंटीग्रेशन का अपर लिमिट रहा, तो तुम अगर फॉर्मूला को रिकॉल करना चाहते हो कि दोनों एंड को ज्वाइन करेंगे तो दोनों एंड का इंटीरियर एंगल से फॉर्मूला को याद रखेंगे, तो दैट यू कैन डू बाय मैथमेटिकल सिंप्लीफिकेशन। तो वो मैथमेटिकल सिंप्लीफिकेशन क्या होगा, इस ये जो रिजल्ट आया म्यू नॉट आई बाई 4 पाई ए, अब क्या करोगे, कॉस थीटा 1 को एज इट इज रहने दो, दूसरा एंड में जो थीटा 2 आया है उसको पाई माइनस थीटा 2 डैश लिख सकते हो, हाँ या ना, है ना। पाई माइनस थीटा 2 वॉज थीटा 2 डैश। तो अब जब थीटा 2 को पाई माइनस थीटा 2 डैश लिखेंगे तो कॉस 180 माइनस एनी एंगल क्या होता है, कॉस 180 माइनस एंगल क्या होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस बाय साइन कन्वेंशन पॉजिटिव या नेगेटिव, हाँ क्या रे, कॉस नेगेटिव, ऐड शुगर टू कॉफी, तो हो गया म्यू नॉट आई बाई 4 पाई ए, दिस इज कॉस थीटा 1। अब पाई माइनस थीटा 2 डैश होगा माइनस कॉस थीटा 2 डैश, तो माइनस इंटू माइनस प्लस कॉस थीटा 2 डैश। अगर इंटीरियर एंगल को जो के साथ फॉर्मूला याद रखोगे तो फिर प्लस होगा बीच में, और एक इंटीरियर दूसरा एंड पर एक्सटीरियर एंगल तो माइनस होगा। याद रहेगा दोनों बात, है ना। यहां बच्चे गड़बड़ कर देते हैं कई बार, इसीलिए मैंने दोनों बात को समझा दिया। समझ में आया कि नहीं आया। तो ये एक फॉर्म हो गया फाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर का, या ये दूसरा फॉर्म। एक और फॉर्म तुम इस्तेमाल कर सकते हो और वो ये है कि अगर तुम इस ज्योमेट्री में वापस जाओ, इस ज्योमेट्री में वापस जाओ, तो यहां जो जब तुम शॉर्टेस्ट पॉइंट जहां परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे हैं फ्रॉम द पॉइंट पी ऑन द वायर, ओ जिसको मार्क किए थे, वो इधर एक एंड A1 के साथ एक राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा है, जबकि वही पॉइंट दूसरा एंड के साथ एक और राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहां थोड़ा ज्योमेट्रिकली इसको अल्फा इसको बीटा मार्क कर सकते हैं, है ना। अगर ये अल्फा बीटा ये ज्योमेट्रिकल एंगल है, जिस ज्योमेट्रिकल एंगल का बायोट-सेवर्ट्स लॉ के सिंप्लीफिकेशन या डेरिवेशन या उसके कॉन्सेप्ट से कोई लेना देना है नहीं, ये फाइनल ज्योमेट्री डिपेंडेंट एंगल है। अगर मैं अल्फा और बीटा को रिलेट करना चाहूं तो आई कैन राइट डाउन अल्फा प्लस थीटा 1 इज पाई बाई 2 एंड सिमिलरली बीटा प्लस थीटा 2 डैश दैट 2 इज पाई बाई 2। यस और नो, ध्यान से देखो ज्योमेट्री। अल्फा प्लस थीटा 1 इज 90, कारण ये खुद एक 90 डिग्री है, उधर से बीटा और थीटा 2 डैश ये दोनों का सम अप 90 है ना। यानी कि हमको जो फाइनल स्टेप आया था म्यू नॉट आई बाई 4 पाई ए कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 2 डैश, याद से देखो आया था ना। तो अगर मैं उस फॉर्म पर वापस जाऊं तो यहां थीटा 1 को मैं पाई बाई 2 माइनस अल्फा और थीटा 2 डैश को इसको मैं लिख सकता हूं म्यू नॉट आई बाई 4 पाई ए कॉस थीटा 1 को आई कैन राइट डाउन इट इज पाई बाई 2, दैट तरीका इसको मैं लिख सकता हूं पाई बाई 2 माइनस अल्फा प्लस इसको लिख सकता हूं कॉस पाई बाई 2 माइनस बीटा। क्लियर है।
अब ये जो 90 माइनस अल्फा 90 माइनस बीटा, इसको मैं साइन अल्फा साइन बीटा लिख सकता हूं। तो यानी कि ये मेरे को एक तीसरा फॉर्म दिया इसी फॉर्मूला का, दैट इज म्यू नॉट आई बाई 4 पाई ए साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। अब है कि तुमको 3 डिफरेंट फॉर्मूला मिल गया एक ही वैल्यू इवैल्यूएट करने के लिए। अब तुम किसी सवाल बनाते समय जब जिस सिचुएशन में जो ज्योमेट्री तुमको समझ में आता है या जो इजी दिखता है, तुम कोई भी एक फॉर्म से करो, आंसर एक ही आना है। गॉट माई पॉइंट? सो दिस इज द वे वी हैव गॉट द बायोट-सेवर्ट्स लॉ से शुरू किया और हमको मिल गया क्या, एक फाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर के वजह से मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट डिस्टेंस ए फ्रॉम द कंडक्टर। कंडक्टर से एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ए पे अगर कोई पॉइंट है तो उस पॉइंट पे नेट मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू एनी वन ऑफ दिस 3 फॉर्म कैन गिव मी द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। ये तब है जब वायर फाइनाइटली लॉन्ग है और स्ट्रेट वायर है।